नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अभी से कुछ ही मिनट पहले एक अपडेट जारी की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के संबंध में। जी हाँ, इतिहास विषय का जो रिजल्ट जारी किया गया था 25 अप्रैल के आसपास, जिसमें आपको पता है कि 407 कैंडिडेट जो है वो पास किए गए थे। 8 गुना जो है इसमें पास किए गए। टोटल 50 पोस्ट हैं अपने हिस्ट्री में, और जो कट ऑफ गई थी वो 109.67 गई थी। अब उस कट ऑफ में जो सेलेक्ट हो गए उनको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, जो कि आयोजित होंगे 13 जून से 23 जून तक। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 10 दिन शेष है, ज़्यादा नहीं है, और उसके अगले 10 दिन तक ये इंटरव्यू चलेंगे। यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो 800 माफ़ कीजिएगा 400 अभ्यर्थी है और 10 दिन का समय है, तो हर रोज़ लगभग 40 से 50 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आरपीएससी लेगा। और जिन विषयों में ज़्यादा उत्तीर्ण किए गए हैं, जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं जैसे 571 है, हिंदी की बात करें तो 432 है, तो उसमें तकरीबन 12 से 15 दिन का भी समय लग सकता है। एबीएसटी में 390 है। अभी बिजनेस साइड का रिजल्ट नहीं आया है, उसका आएगा तो फिर उसमें और ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे करके ये सारी जो कहानी है, मैंने एक जो वरिष्ठ अपने प्रोफेसर हैं कॉलेज के, उनका एक वक्तव्य मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। तो दीपावली के आसपास जो कहानी जा रही है वो इसी बेसिस पे जा रही है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं और उसमें जो प्रोसेस चलेगी, फिर रिजल्ट भी जारी करने में ऑलमोस्ट एक वीक का समय लगता है। अभी 23/6 तक चलेंगे, तो आप ये यकीन मानो कि 27-28 या मे बी 29-30 मैक्सिमम, तो इस महीने के अंत तक जो है ये इंटरव्यू के रिजल्ट भी आ जाएंगे, फाइनल जो कट ऑफ है वो भी आ जाएगी, और साथ में रिजल्ट लिस्ट भी आ जाएगी हिस्ट्री की। तो ये है अपडेट। और अब बढ़ते हैं अपने जो राज्यपाल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कल हमने कुछ एक नोट्स वगैरह देखे थे, पढ़े थे। तो अभी उसमें से जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे, जो कि मैंने आरबीएससी की और एनसीईआरटी की बुक्स में से बनाए, ऑथेंटिक जो बुक्स है, मैंने राइटर्स के नाम भी आपको कल बताए थे। तो उनमें से जैसे ओपी गाबा साहब है, पुखराज जी है, और अपने सुभाष कश्यप साहब हैं, हमारा संविधान नाम करके उनकी बुक आती है, और फड़िया साहब है, तो उनकी काफ़ी जो है बड़ी सी एक पुस्तक आती है जिसमें राज्यपाल के बारे में बहुत डीप दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ आज ऐड किए मैंने ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 एग्जाम के जो पॉलिटी में से जो आए जनरल पेपर, जनरल जो पेपर है, थर्ड पेपर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो फर्स्ट सेकंड है उसमें तो बहुत डीप है, तो उसमें तो फिर कभी और बात करेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस वगैरह है वो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कौन कौन से और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये चीज़ें आपको मेरे हिसाब से, चाहे मॉडल पेपर हो चाहे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो, इनको जरूर सॉल्व करना चाहिए। लेकिन पहले उस सब्जेक्ट की या एक जो पोर्शन है जिसके आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें वो आप तैयार करो, फिर अगर आप करोगे तभी आपके वो काम आएगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत से ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। देखिए, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत लो चला जाएगा। क्यों, आपका स्कोर 20 से 25% होगा तो आप सोचोगे कि यार मेरिट 60-70 जा रही है और मेरे तो 25 ही बन रहे हैं, तो बिना पढ़े तो इतने ही बनेंगे ना। तो इसीलिए पहले अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मेमोराइज करो, और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को आप समझो, फिर जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर और मॉडल प्रश्न पत्र जो है उनकी तरफ आप जाओ, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको याद कितना रहा। नहीं तो आपने पढ़ा ही नहीं है, मतलब आपने युद्ध की ट्रेनिंग ही नहीं ली, सीधा आप युद्ध के मैदान में कूद पड़ोगे तो फिर तो हार ही होनी है। इससे अच्छा अच्छे से ट्रेनिंग करो, फिर उसमें जाओ, क्या पता जीतो, और मोस्टली चांस है जीतने के। तो ये एक तरीका होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने पहले आपको एक नोट्स उपलब्ध कराए, और उसके बाद मैं आपको उसके जो है क्वेश्चंस जो है अभी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन और दावत देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये कथन किस विद्वान का है? तो देखिए, कल भी मैंने ये कथन आपको बताया था, और ये आरबीएससी की और एक ऑथेंटिक बुक जो है लेखक की फड़िया साहब की, उस दोनों में ये दे रखा है, और ये पहले के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। मैंने वो मेंशन नहीं किया कि कौन से क्वेश्चन पेपर में से है, बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही है। अब इतना लंबा चौड़ा राज्यपाल के ऊपर कम से कम 100 प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बट मैंने 30 ही बनाए, तो मैंने इसमें से जो मोस्ट है वही यहाँ पर रखने की कोशिश की है। ज़्यादा लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, पट्टाभी सीतारमैया जो है उन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल का काम जो है मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन आदि कराने का ही है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा जो प्रश्न है उसमें एक अनुच्छेद के अंतर्गत एक बात लिखी गई है, एक कथन आप कह सकते हो, या अनुच्छेद का एक विवरण है। वो है, देखिए क्या है, कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
राज्यपाल के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में आया है, जितना मुझे नॉलेज है, तो वो यही है। और लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो रीट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये प्रश्न आया था और बहुत इजी सा इसका आंसर है 163। अनुच्छेद 163 कई बार कोष्टक में एक भी लिखते हैं, तो अगर दोनों दिए हुए हो तो कोष्टक एक है वो सही है, और केवल एक अनुच्छेद 163 दिया है तो ये सही है। तो अनुच्छेद 163 में ये चीज़ें लिखी गई है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है वो सीएम होगा। अब आगे देखिए, किस आयोग अथवा समिति द्वारा ये कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति को केवल एक ही बार राज्यपाल जो है नियुक्त किया जाना चाहिए। तो कल हमने आयोग भी पढ़े थे, अलग अलग समितियां जो बनाएगी राज्यपाल के संबंध में, उसमें हमने पढ़ा था। तो देखिए, पूंछी आयोग, राजमन्नार समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर सरकारी आयोग। तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है कहा था कि एक व्यक्ति को केवल एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, दोबारा नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए चौथा प्रश्न कि राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें कौन कौन सी है। सबसे पहले राज्यपाल के रूप में मनोनीत व्यक्ति को उसके कार्यकाल के बाद पुनः लाभ के पद पर नहीं लगाना चाहिए। ब केंद्र में जिस दल का शासन हो उससे संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए। स राज्यपाल को पुनः नियुक्त नहीं करना चाहिए। या फिर द अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। तो ये चार ऑप्शन है। अब सरकारी आयोग ने कौन कौन सी इसमें सिफारिशें की, कौन कौन सी नहीं की, तो देखिए सभी ऑप्शन सामने अवेलेबल है। तो देखिए इसमें से ये अगर हम ऐसे थोड़ा सा डीप इसको अगर समझे, देखो ऐसी चीज़ें होती है जो रट्टा मार पद्धति इसमें काम नहीं आती। इसमें केवल और केवल क्या काम आता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो देखिए इसमें से सारे ऑप्शन सही है। एक ही है कि राज्यपाल को पुनः नियुक्त नहीं करना चाहिए। ये चीज़ जो है इन्होंने अपने सरकारी आयोग में नहीं कही थी, क्योंकि ये बात जो है अभी मैंने जैसे आपको बताई कि किस में कही गई थी, ये कही गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग में। तो प्रशासनिक सुधार आयोग में पुनः नियुक्त नहीं करना चाहिए बात कही, तो यानी कि स हट गया, तो कौन से बने, अ, ब और द। अब देखिए आगे कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। तो ये कथन किस विद्वान का है, तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, ये दुर्गादास बसु का जो है कथन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं। तो ये है अनुच्छेद 166, और इसके लिए राज्यपाल पर कोई मुकदमा या कोर्ट में कोई मामला भी नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो अपने व्यक्तिगत कार्य नहीं करते, इसमें जो है सार्वजनिक कार्य करते हैं, राज्य के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। राज्यपाल सत्रारंभ के समय अपना संबोधन प्रदान करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल व्यक्तियों के दंड को कम करने, स्थगित करने, बदलने और क्षमा करने का जो है अधिकार रखता है, मतलब माफ करने का। तो देखिए ये जो प्रश्न है अपना 7वां, इसमें अनुच्छेद 164 में क्या लिखा गया है वो पूछा गया है। तो देखिए इसमें यही है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है, ये है अनुच्छेद 164 में। और ये जो 1/6 सदस्यों का मनोनयन वाली बात है, ये लिखी गई है अनुच्छेद 171 द या ड है उसमें लिखा गया है। और सत्रारंभ वाली जो बात है कि राज्यपाल सत्रारंभ के समय जो आम चुनाव होते हैं विधानसभा के, उसके बाद नया सत्र जब लगता है जिसमें फ्रेश एमएलए आए हुए होते हैं, उनका जो संबोधन करता है वो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत करता है। और ये जो दंड वाली बात है कि भाई राष्ट्रपति की तरह वो किसी अपराधी को माफ़ वगैरह कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 161 के अंतर्गत कहा गया है। तो सीधी सी बात, ये एक ही जो है वो शेष रह गया, वो है अनुच्छेद 164। और उसके अंतर्गत क्या कहा है, उसके अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये वर्णित है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो कौन से अनुच्छेद में ये चीज़ें कही गई है, तो अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। अगला प्रश्न देखिए, अग्रलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं अथवा हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी जो है सत्य हो सकता है। यहाँ पे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष का विवरण तैयार करना और उसे विधानसभा में प्रस्तुत करवाना राज्यपाल का काम है। राज्यपाल राज्य की संचित निधि से खर्च कर सकता है और इस हेतु से विधानमंडल की अनुमति आवश्यक नहीं है। और राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो देखिए ये हमने कल उसमें नोट्स में भी पढ़ा था, क्या था कि राज्यपाल जो है ये जो अपने संचित निधि है उससे पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको जो है परमिशन चाहिए होगी, किसकी, विधानसभा की।
और उसके बिना वो नहीं कर सकता। तो इसमें से जो कथन सत्य हैं वो है अ, ब और द। तो स इसमें नहीं है, तो अ, ब और द जो है वो सही है, स इसमें गलत है, क्योंकि उसे विधानमंडल की अनुमति आवश्यक है, यहाँ नहीं है लिखा है, ये गलत है। अगला प्रश्न, अग्रलिखित राजस्थान के राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो देखिए कल ही मैंने बताया था, बलीराम भगत। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्यपाल का जो माफ़ कीजिएगा, राज्य का जो राज्यपाल था वो कौन था? तो देखिए वो एम चेन्ना रेड्डी थे उस टाइम, और टोटल 4 बार लग चुका है, जैसे मैंने कल आपको एक बताया था लिख के कि हाँ कब कब किसी के किस किस के समय लगा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? तो ये भी काफ़ी आरएस वगैरह में क्वेश्चन आते करते रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि हाँ इन चारों में से इसने दिया है। तो अब हमें इसको ऐसे याद करना होता है, जब हम लिस्ट याद करते हैं तो उसमें लिख देना है कि किसने जो है इस्तीफा दिया था, किसका पद पे रहते हुए देहांत हुआ था। तो ऐसे इस प्रश्न को दूसरे अगर आइडिया से पूछें तो ये पूछ सकते हैं आरपीएससी कि किस राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो 4 नाम होंगे, उसमें से एक नाम चुनना है। तो इसमें जो है ML खुराना यानी कि मदन लाल खुराना जो है उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र या रेजिग्नेशन दे दिया था। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित भी लिखते हैं इसको। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। तो इसमें क्या पूछा इन्होंने? इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है गलत जो है वो ये द है। चौथा जो है राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार, मतलब हर एक जो कच्चा कानून है जिसको विधेयक बोलते हैं तो उसको लौटा सकता, लेकिन धन विधेयक जो है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसमें उनको अनुमति देनी ही होती है। तो ये चौथा ऑप्शन द जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, कथन ए बॉम्बई वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। कारण आर यानी कि रीजन, ये एक संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। अब देखिए इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें इन्होंने कहा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए इसमें यही है, क्यों क्या लिखा है, देखिए 356 जो है जिसमें राज्यों में संविधान के अनुसार शासन नहीं है, ऐसे कह के केंद्र सरकार जो है वो राज्य की सरकार को भंग कर देती है, और ये एक संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। तो बहुत बार हुआ है, इसका एक्चुअल में दुरुपयोग काफ़ी बार हुआ है, और विशेषकर जब कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में। मैं कोई पार्टीवाद या नहीं कर रहा, लेकिन ओरिजिनली बहुत सारे समय तक आपको पता है बीजेपी की सरकार तो अभी मतलब एक अटल जी रहे 5 साल और एक 1.5 साल और रहे वो 3 बार में, और अभी मोदी जी रहे 7-8 साल। तो यही है, बाकी तो बीजेपी की सरकार कहीं रही नहीं, कांग्रेस ही रही, और उनका एक छत्र राज था। इसीलिए वो जो भी विशेषकर जब सरकारें होती थी भैरू सिंह जी वगैरह की, तो उन्होंने काफ़ी बार उन सरकारों को जो है भंग किया है। तो इसीलिए इसका यही है कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो कौन सी ऐसी शक्ति जो राजस्थान के राज्यपाल के पास नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने की, सत्रावसान की, आहूत करने की, विघटन करने की। देखो ऐसा है, विघटन यानी कि भंग करना, आहूत यानी कि आमंत्रित करना, सत्रावसान यानी कि उस सत्र की समाप्ति, और स्थगित करना मतलब अभी नहीं थोड़े दिन बाद लगेंगे, 1-2 दिन, 5-6 घंटे, 10 घंटे बाद लगाई जाएगी। ये जो शक्ति होती है वो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे अभी सीपी जोशी साहब हैं, तो उनकी ये जो है पावर है, न कि राज्यपाल की। तो इसीलिए पहला ऑप्शन जो है वो ये होगा कि ये राज्यपाल की शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न, पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? तो पुंछी आयोग ने जो सिफारिश की उसके अकॉर्डिंग ये है कि देखो किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाया जाए तो कौन चलाए? राज्य विधानमंडल। लेकिन ओरिजिनली मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल कार्य करते हैं, तो उनको हटाने वाले भी राष्ट्रपति जी होते हैं। तो अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे पुंछी आयोग की बात मानी जाए तो राज्य विधानमंडल जैसे राष्ट्रपति को संसद हटाती है विशेष बहुमत के द्वारा, वैसे जो है राज्य विधानमंडल हटाएगा, अगर पुंछी आयोग की बातों को जो है मान लिया जाए। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो कैसा है? देखिए
जो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो कैसा है, स्वविवेकीय, केंद्र सरकार के परामर्श से, मंत्रिमंडल के परामर्श से या कार्यपालिकीय। तो ये तो ओरिजिनली मंत्रिमंडल के परामर्श से ही होगा, क्योंकि जो स्वविवेक के आधार पर वो कोई अध्यादेश जारी कर नहीं सकते। केंद्र सरकार का इसमें लेना देना कुछ नहीं है। और कार्यपालिका का तो कहें तो मंत्रिमंडल ही है ओरिजिनली कार्यपालिका को चलाने वाली, तो मंत्रिमंडल से ही वो सलाह करेंगे। विशेषकर कार्यपालिका में देखें तो मंत्रिपरिषद भी होती है, लेकिन ओरिजिनली जो सरकार चलाते हैं या राज्य जो चलाते हैं वो मुख्यमंत्री और उनके जो कैबिनेट मंत्री वही चलाते हैं। तो सही जो है वो है मंत्रिमंडल के परामर्श से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखिए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? कल ही मैंने आपको बताया 4 बार, 67, 77, 80, 92, 93। बस ऐसे आप याद रख लो, 67, 77, 80, 92, 93। जैसे कोई मोबाइल नंबर हो ना, 67, 77, 80, 92, 93। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी ट्रिक से याद होती है, कुछ एक डीप समझने से होती है, और कुछ एक चीज़ें जो होती है वो तो अब रटने से भी होती हैं। तो रटन पर होती है, हालांकि मैं थोड़ा कम ही जोर देता हूँ, लेकिन ये है 67, 77, 80, 92, 93। तो ऐसे 67, 77, 80, 92, 93। मतलब पहला जो आपातकाल लगा, या यूँ कह माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति शासन जो लगा, आपातकाल तो ऑल ओवर इंडिया होता है, तो वो 1967, फिर 1977, फिर 80, फिर 92 और 93 में। तो ऐसे करके आप याद रखना, 4 बार लगा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए क्या है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञान भी लिखते हैं, याद रखिएगा, का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम यानी कि वरिष्ठतम भी लिखते हैं, इसको सबसे सीनियर जो जज होंगे उनके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। अब देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए जो गए वो चारों के चारों सही है, क्योंकि शपथ लेनी जरूरी है और शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान में है, ये भी सही है क्योंकि संवैधानिक पद है। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष लेते हैं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है, किसी कारण से छुट्टी पे या एब्सेंस है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो सबसे वरिष्ठ या बुजुर्ग जो होंगे, सबसे उम्र में बड़े, उन सभी जजेस में से, तो उनके समक्ष ली जाएगी। और अनुच्छेद 159 वाली बात तो आपको पता ही है। तो यह बस अद उपरोक्त सभी जो है इसमें सही होने वाला है। 20वां प्रश्न, नवीन परंपराओं के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। द मोस्ट ऑनरेबल अंग्रेजी में और अति सामान्य हिंदी में, हिज और हर रॉयल हाइनेस अंग्रेजी में तथा महाराज धीराज महारानी धीराज हिंदी में, ऑनरेबल अंग्रेजी में और माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में, हिज हर एक्सीलेंसी अंग्रेजी में तथा महामहिम हिंदी में। देखिए इसमें से 2 तो हटा दो आप, ये हिज हर रॉयल हाइनेस और एक्सीलेंसी ये सब जो ब्रिटिश जो काल था या जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था उसमें ऐसे बोला जाता है, क्योंकि वहाँ होते हैं राजा महाराजा, ब्रिटिश जो सम्राट है वो उधर होते हैं, और उसमें एक्सीलेंसी वगैरह ये चीज़ें कही जाती है। तो अपने 2 ही बच गए, द मोस्ट ऑनरेबल और इसमें राज्यपाल महोदय। तो अभी तो राज्यपाल महोदय कहा जाता है, मोस्ट ऑनरेबल तो नहीं कहा जाता। ठीक है, अति सामान्य है बट कहा नहीं जाता, राज्यपाल महोदय कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न 21वां देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को के परोक्ष रूप से विरोध हो, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो देखिए इसमें ऐसा है कि देखो क्या पूछा है इन्होंने कि राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति। तो भाई आरक्षित रखने की शक्ति जो है उसको कब जो है प्रयोग में लेंगे राज्यपाल? तो कोई नीति निर्देशक तत्वों को परोक्ष रूप से मतलब प्रत्यक्ष मतलब सीधा, परोक्ष मतलब सीधा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। तो भाई नीति निर्देशक तत्वों की पालना नहीं हो तो भी राष्ट्रपति को भेज देंगे वो कच्चा कानून या विधेयक जिसको कह सकते हो आप। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, तो नेशनल लेवल की कोई चीज़ है, राज्य उस पर अधिकार करता है, तो भी राष्ट्रपति को खबर कर देंगे राज्यपाल। उच्च न्यायालय की स्थिति खतरे में डालेंगे तो न्यायपालिका पास जाएगी, तो भी राष्ट्रपति के पास चीज जाएगी। और यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो संपत्ति का देखो अनिवार्य अधिग्रहण मतलब जो संपत्ति को ले रहा है राज्य, तो ये भी एक तरीके से उल्लंघन ही हुआ संविधान का, क्योंकि अनुच्छेद 31(3) के अंतर्गत है। तो इन चारों स्थितियों में क्या होगा कि राज्यपाल उस कानून को संरक्षित रख के किसको खबर कर देंगे? राष्ट्रपति जी को खबर कर देंगे। तो उपरोक्त सभी इसमें सही रहेगा।
22वां प्रश्न क्या है, देखिए राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलधिपति हैं, यानी कि जो चांसलर है वो है। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है। अब देखिए सीधी सी बात यह है, बहुत ईजी है कि राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार करना। अब इसमें से क्या पूछा इन्होंने, कौन से कथन सही है, तो देखिए ये है कि वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलधिपति है, ऐसा नहीं है। ओरिजिनली जो स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, उन्हीं के कुलधिपति होते हैं कौन, राज्यपाल। दूसरा क्या है, किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, देखिए ऐसा भी नहीं है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, हाँ ये है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक की शक्ति प्राप्त नहीं। स्वविवेकी तो है, जो मुख्यमंत्री को वो सिलेक्ट करते हैं तो वो स्वविवेक के आधार पर ही तो करते हैं, और बाकी तो अभी कोई ऐसा रूल है नहीं कि इसी के आधार पर करो, क्योंकि कई बार जो पूर्ण बहुमत नहीं होता तो उसी स्थिति में वो भी जोड़ तोड़ जो भी करेगा मुख्यमंत्री, तो ओरिजिनली सबसे बड़ा जो दल होगा उसी के व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री चुन लेंगे अपने राज्यपाल। तो इसमें से ऐसे हम अगर देखें तो सीधी सी बात ये कि ये, और अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें केंद्रीय विद्यालय वाली बात जो है वो गलत है। केंद्रीय विद्यालय वाली जो है वो सही नहीं है, और लाभ के पद वाली भी सही नहीं है, और स्वविवेक की शक्ति प्राप्त नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि स्वविवेक की शक्ति तो है इसलिए सीएम को सिलेक्ट करते हैं। तो स जो है केवल स, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। तो देखिए ए में क्या है, सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, और जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्हें 356 का दुरुपयोग किया। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कांग्रेस की जो सरकारें थी उन्होंने एक बार जो है 3 राज्यों की जिसमें बीजेपी की सरकार थी उन तीनों को जो है भंग कर दिया था एक साथ। तो डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों करता है, देखिए क्योंकि इसको बहुत एक दुरुपयोग के रूप में लिया। इवन जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई और जो पुरुषों के साथ जो उस टाइम उन्होंने ज़बरदस्ती करी, मेरे हिसाब से तो वो 352 का भी दुरुपयोग उन्होंने किया है। तो डेफिनेटली ये कथन जो है वो दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है। तो बहुत इजी, राजस्थान के राज्यपाल। और यही पूछते वास्तविक प्रमुख कौन है, तो राजस्थान के अपने मुख्यमंत्री। और ये पूछते प्रशासनिक प्रमुख कौन है, तो सचिव, जो प्रमुख सचिव है वो। अगला प्रश्न, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। अब देखिए इसमें क्या, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित हैं, इनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और आगे इन्होंने क्या पूछा, देखिए कि यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से बने रहते हैं, इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं। अब देखिए इनमें से आपको जो है सही कौन सा वो चुनना है। तो इसमें से अ, ब और स सही है, द सही नहीं है, क्योंकि इनकी बर्खास्तगी यानी कि इनको पदच्युत करना है, मतलब घर भेजना है एक तरीके से, सीधे शब्दों में कहें तो वो संविधान में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। तो राष्ट्रपति जी इनको कभी भी चाहे तो हटा सकते हैं, इसके लिए कोई महाभियोग की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये द को छोड़कर अ, ब और स 3 जो है इसमें सही रहेंगे, प्रसाद पर्यंत वाली बात सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल कुलधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। सभी राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, गलत है, केंद्रीय के नहीं होते, वो केवल राज्य के होते हैं। और निजी विश्वविद्यालयों के भी नहीं होते, निजी विश्वविद्यालयों के उनके खुद चांसलर होते हैं जो भी वो बनाएं। और सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों, ये पूरा गलत है। तो सही केवल एक ही है, सभी राज्य के जो विश्वविद्यालय स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे अपनी JNU हो गई, MDSU हो गई, अपने PDUSU हो गई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा अपने बीकानेर की जो है MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा वगैरह, ये सारे जो है इनके ये जो है चांसलर होते हैं। और उनकी जो ओरिजिनल चांसलर होते हैं वो वाइस चांसलर यानी कि उप कुलपति कहे जाते हैं। 27वें प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो बहुत ईजी और कई बार आ चुका है, 153 अनुच्छेद जो है उसमें ये लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखिए, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। अब ये जो अगले में 4 प्रश्न 28, 29, 30, 31, ये चारों प्रश्न कब के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो GK थर्ड पेपर है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का तृतीय अनिवार्य प्रश्न पत्र रहता है, उसके ये 4 क्वेश्चन है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा,
तो देखिए, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखिए, मुख्य न्यायाधीश से क्यों परामर्श कर रहे हैं? क्योंकि ओरिजिनली न्यायाधीश जो होते हैं वो न्यायपालिका के हेड होते हैं, उनको पता होता है किसको सेलेक्ट करना है, वरिष्ठता वगैरह क्या है। राज्य के राज्यपाल को क्यों? क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है और वो भी एक तरीके से संवैधानिक संस्था है, तो डेफिनेटली राज्यपाल से जो है अपने बात करते हैं, मुख्य न्यायाधीश से बात करते हैं, और कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश जारी किए? तो ये बहुत डिफिकल्ट था, इसके लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह देखनी होती है। तो 8 अध्यादेश इन्होंने जारी करे हैं। 30वां प्रश्न देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था जो है समाप्त कर दी गई है? थोड़ा आप डीपली पढ़ते तो डेफिनेटली ये भी उसमें आ जाता। तो ये जो है वो है 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज प्रमुख संस्था को समाप्त करके राज्यपाल को स्टार्ट कर दिया गया। अब देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये हवाई जहाज के संबंधित जो यंत्र वगैरह होते हैं, जो उपकरण वगैरह होते हैं, वो सब ये बनाते हैं। तो ये ओपी मेहरा जो है, ओम प्रकाश मेहरा, मैं इनका अगर गलत नाम नहीं कह रहा, तो वो जो है अध्यक्ष उनके रह चुके हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के। तो यही कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इसके अलावा अब थोड़ा सा कल 1 या 2 दिन में बाहर चला जाऊँगा, तो अगर वीडियो नहीं आए तो उसके लिए अभी से आपसे क्षमा याचना। जल्दी वापस लौटेंगे किसी एक अच्छे से चैप्टर के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।